ओके, सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जैन एस्टन का क्या सीन था। ये एक बड़ी फेमस इंग्लिश लिटरेचर की राइटर हैं और यूँ समझ लें कि इनकी अगर ज़िक्र ना किया जाए तो बहुत कुछ मिसिंग हो जाता है अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को समझना चाहते हैं। इस राइटर को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं और उसके बाद फिर ऑनवर्ड जाते हैं कि वो लिखती कैसे थी। फर्स्ट ऑफ ऑल शी वाज बोर्न इन 1775 और ये पास्ट अवे हुई हैं 1817। उस हिसाब से अगर देखा जाए हैम्पशायर में इनकी एज जो है इज़ हार्डली 25 to 17, लगा दें 42 ईयर्स। शी वॉज सो यंग व्हेन शी पास्ट अवे, लेकिन इस थोड़े टाइम में इन्होंने बहुत कुछ नाम बनाया और इसको हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जेन एस्टन लाइफ अनफोल्डेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ क्वाइट बट डिसाइसिव चेंज। ऐसे टाइम पे जब ये पैदा हुई थी वो एक ऐसा टाइम था जो खामोश था लेकिन बहुत बड़ी चेंजेस आ रही थी, क्योंकि ये इंग्लैंड का टाइम है, वहाँ पे 18th सेंचुरी का एंड चल रहा है। इस टाइम पे पॉलिटिकल सेंटर्स जो थे ना ये वहाँ से दूर थी, मतलब जो मेन सिटीज़ थी वहाँ से दूर थी, लेकिन शी फंक्शन एज एन एनालिस्ट ऑफ पावर। इन्होंने वहाँ पे दूर से देख कर इन चीज़ों का एनालिसिस किया और वो उनकी कहानियों में भी नज़र आता है। शी अंडरस्टूड दैट हिस्ट्री प्रेसेस इनटू ऑर्डिनरी होम्स थ्रू मनी, मैरिज एंड मैनर्स। ये तीन चीज़ें जो है ना इसके कामों में भी आपको बहुत सा नज़र आएंगी और इन्होंने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया कि सोसाइटी का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है इन वजहों से। एक मनी आ गई, मैरिज आ गई और मैनर्स आ गई। ये तीन चीज़ें 3M हैं जो कंबाइन होकर इंसान को बहुत सा इन्फ्लुएंस करते हैं। हर नावल्स आर नॉट एस्केपिस्ट फैंटेसीज़। ये नहीं है कि दुनिया की हकीकतों से भागने वाले जो इनके काम हैं, जो इनके नावल्स हैं, दे आर ब्लू प्रिंट्स ऑफ सोशल रियलिटी। तो ये बिल्कुल उस तरह की एक मतलब समझ लिए मास्टर प्लान है जिनके अंदर जब आप उन कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप 18th सेंचुरी के हैम्पशायर में हो या वहाँ के यूके में, वहाँ पे लाइफ कैसी होती थी। एक तरह की सोशल रियलिज़म मिलेगा, हकीकत निगारी मिलेगी, क्लोज टू रियलिटी चीज़ें नज़र आएंगी। हिस्ट्री मूव्स क्वाइटली, तो ये आप देख लें, मतलब पूरी एक लाइफ गांव की ज़िंदगी है, पीछे इंडस्ट्रीज़ का एरा शुरू हो रहा है और ट्रेंड्स वगैरह आ रही हैं, तो ये उस टाइम का देख लेंगे किस तरह की डिपिक्शन थी। दो चीज़ें हो रही थी, एक इंडस्ट्रियल शिफ्ट आ रही थी। यस, इसमें क्या था कि जैन ऑस्टन की जो दुनिया है अपीयर्स काम्स, बहुत आराम से ज़िंदगी चल रही है, बट इसके अंदर बहुत बड़ी शिफ्ट भी नज़र आ रही, कहानियों के अंदर, किरदारों के अंदर, उनके लाइफ गोल्स के अंदर आप देखोगे। और उसकी बड़ी वजह ये है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। मतलब ये वही टाइम है ना जब इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हो गई और मशीनों के आने से जो काम 10-10 बंदे कर रहे थे वो एक मशीन करने लगी। ठीक है, चाहे वो फील्ड्स में काम था या फैक्ट्रीज़ में था, किसी भी तरह का काम था, जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज़ आ रही थी, इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, उससे लोगों की ज़िंदगियों पर भी असर पड़ रहा था। तो ये उनके अंदर की एक रिफ्लेक्शन है जो उनके कामों में नज़र आती है। देन द सेकंड फेज इज़ द आफ्टर मैथ ऑफ 1789। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये आपने याद रखना है। 1789 इस टाइम आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट मेड क्लास एंड इनहेरिटेंस डीपली सेंसिटिव इश्यूज़। रिवोल्यूशन आने का एक आप इसको नुकसान समझ लें कि लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए क्लास को लेकर या किसी के मतलब वो कितना स्टेटस है इन चीज़ों को लेकर। Austen's insight was that these historical pressures disguise themselves as routine. She documents how global shifts infiltrate the domestic sphere. अब यहाँ पे वही बता रही हैं कि ज़िंदगी, अब वो फ्रांस में आया है ये रेवोल्यूशन, राइट, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑब्वियसली, बट शी इज़ लिविंग इन हैम्पशायर, इंग्लैंड में। तो उन चीज़ों का जो ग्लोबली चेंज हो रही हैं, जिनका असर पड़ रहा है, वो जाके किसी दूसरे मुल्क के गांव में भी पड़ रहा है, ये इनके कामों में नज़र आता है। हिस्ट्री मूव्स क्वाइटली, ये चीज़ बताना चाह रही थी। द ड्राइंग रूम इज़ अ बैटल फील्ड। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल ट्राई टू लर्न द की इनसाइड नैरो स्कोप। ठीक है, इसको आप देखें, एक घर है, इसका ड्राइंग रूम है, यहाँ पे ये कुर्सियाँ हैं, सोफ़ा है,
ठीक है, पीछे म्यूज़िकल है, ये सामने आतिशदान है। सो इसको आप लोगों की ज़िंदगियों पर असर पड़ते देखें। और ये ख़ास तौर पे मैट्रियार्च की बात हो रही है। मैट्री यानी मोम से निकला हुआ, जिस घर को एक मदर, एक लेडी लीड कर रही हो, उसको मैट्रियार्च बोलते हैं। द राइवल मतलब कोई उसको हासिल करने वाला हो। इस सिचुएशन ऐसे ले लें, कोई शादी के लिए आया हुआ ये मर्द है, सूटर, ठीक है, लड़की के लिए। तो और वो सामने एक और लड़की है, ये लड़का है मतलब शादी के रिश्ते के लिए आया हुआ, एंड देन यहाँ पे वो लड़की है, ठीक है। अब इसके मुकाबले में एक लड़का भी है। तो ये इस तरह की पावर डायनेमिक्स काम करती हैं, ख़ास तौर पे उन घरों में जहाँ पे मॉम या कोई भी लड़की लीडर हो, तो उसका कितना असर पड़ता है इन डायनामिक्स पे। तो ये उसकी कहानियों के अंदर नज़र आता है। एस्टन जो है इंटेंशनली रिस्ट्रिक्टेड हर फोकस टू द रूलर इंग्लिश जेंट्री बाय एग्जामिनिंग ड्राइंग रूम्स, लेटर्स एंड विजिट्स। उन्होंने ये किया है कि उनकी कहानी में ज़्यादा आपको सिटी लाइफ कम नज़र आएगी, गांव की ज़िंदगी नज़र आएगी, और वो रूम्स के अंदर क्या चल रहा है, यस। एंड देन सेकेंडली लेटर्स क्या लिखे जा रहे हैं, लेटर्स के अंदर लोगों के ख्यालात होते थे। उस टाइम का मेन कम्युनिकेशन था, या किसी के घर जा रहे हैं तो विजिट्स पे क्या सीन होता था। तो ये जो सोशल नैरो वर्ल्ड्स हैं, स्मॉल डिसीजंस हैं, जहाँ पे हम इनवाइट करते हैं हुम टू इग्नोर, किसकी बात सुननी है किसकी बात नहीं सुननी, कैरी लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारे रवैये हैं ना गांव में, छोटे घरों में, जहाँ पे माँ जो है लीड करती है और फिर इस तरह की सिचुएशन बनती हैं, तो ये एक पूरी अंदर बैटल फील्ड चल रही होती है। ये नहीं है कि आप शहरों की सिर्फ देखते हो कि बैटल फील्ड है, यहाँ पे भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, सियासत इन्वॉल्व है। जिस तरह आप ड्रामों में आजकल देखते हैं, ये उस चीज़ की डिपिक्शन हो रही है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट सेज द इकोनॉमिक इक्वेशन सर्वाइवल मैटर्स मोस्ट। एक बड़ी मशहूर लाइन है, ये आप हमेशा के लिए अपने साथ याद रखें, और मतलब लिटरेचर में कहीं भी इसका जिक्र लाजमी आता है किसी न किसी टाइम पे। इट इज़ a universal truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। कि ये दुनिया भर में ये बात मानी जाती है कि एक बंदा कंवारा जिसने शादी ना की हो, वो लाजमी अपनी अच्छी किस्मत के लिए एक औरत की तलाश में होगा। ये इनका जो फेमस जो एक नावल है ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसकी लाइन है। तो होता क्या था कि ये बताना चाह रही हैं कि उस टाइम ये नहीं है कि आप किसी के लिए कितने सच्चे हो या किसी के लिए कितनी इखलास वाली मोहब्बत या वफ़ा रखते हो, लॉयल हो, बल्कि उस टाइम ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था कि इस लड़के के पास दौलत कितनी है, जो कि देखा जाए आजकल भी एक तरह का रिफ्लेक्शन है। तो ये उस टाइम बता रही हैं। मर्द कहीं कमा रहा हो, ये नहीं था कि लोग उससे शादी करवाना चाहते थे बच्चे की, इसलिए कि एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते थे। तो ये जो इकोनॉमिक इक्वेशन है, जो आजकल भी काफ़ी रेलेवेंट नज़र आती है, ये उस टाइम बहुत थी। तो ये उस तरफ इशारा कर रही हैं कि कैसे एक प्रॉपर्टी या जिसके पास बैंक बैलेंस दौलत है, वो लड़का ज़्यादा लोग उसको देखते हैं एज अ बैचलर, और उसके साथ शादी के लिए अपना मतलब देख रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, मिरर के सामने ये देखें कि लड़की खड़ी और अपने आप को देख रही है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अपने आप से मिलना, अपने आप से बात करना, और इसको हम कहते हैं सेल्फ नॉलेज। अपने आप से बात करना कि हाँ, मुझे क्या सही पता है, क्या नहीं पता है, क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है अपने आप को जानने का, इसको हम सेल्फ नॉलेज कहते हैं। वो अब आस्टन्स की हीरोइंस जो हैं, डू नॉट ट्रायम्फ थ्रू रिबेलियन। ये टिपिकल नहीं है कि किसी मुश्किल में गई तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी और वहाँ से वो बहादुर हो गई, बल्कि वो सेल्फ नॉलेज के थ्रू जो उसकी हीरोइंस हैं वो पावरफुल बनती हैं। कैरेक्टर इज़ शेप्ड बाय रिकग्नाइजिंग वंस ओन फॉल्ट। कैरेक्टर अपने सामने अपने आप को देखते हैं, कहते हैं अच्छा मेरे अंदर ये गलती है, ये मिस्टेक है, मैं इसको दूर करूँगी। जैसे एलिज़ाबेथ बेनेट बड़ा मशहूर कैरेक्टर है उनका, लर्न्स टू क्वेश्चन हर प्राइड। उनके अंदर ये जो एक प्राइड वाला मसला था उसको क्वेश्चन करती है, उसको ख़त्म करती है। इसी तरह एमा वुडहाउस 1815 का काम है।
लर्न द हाई कॉस्ट ऑफ सोशल एरोगेंस। सो ये जो सोशल एरोगेंस है, लोगों के साथ आप एक बुरे तरीके से जब मिलते हो, बात करते हो, वो भी सीखती हैं कि इसका कितना नुकसान हो सकता है। तो आप देखें ना कि मोरल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है रादर देन पैशन इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर लास्टिंग हैप्पीनेस। और ये बताना चाहती हैं कि इंसान अगर खुश रहना चाहता है, ठीक है, ज़्यादा देर तक खुश रहना चाहता है, तो उसको अपने अंदर की जो गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, वीकनेसेस हैं, उनको दूर करना होगा। यही मोरल ग्रोथ आपकी सक्सेस से लिंक्ड है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो दिस पॉइंट को आप इस तरह याद रखें, द विंडो। आप अगर इस पिक्चर में अगर गौर करें तो यहाँ पे एक आयरनी लेंस से हम यहाँ पे जैसे बाहर देख रहे हैं, ठीक है, और सेक्सुअल मैनर्स जो हैं, ठीक है, बताए जा रहे हैं कि किस तरह बाहर की दुनिया को देखना है, बिल्कुल प्रॉपर इसके पर्दे कर्टन्स किए हुए हैं। सो आयरनी इन ऑस्टन्स मोस्ट पावरफुल टूल। जो आयरॉनिक उनकी डिस्क्रिप्शन है, ये इनकी कहानियों में, इनके नावल में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। शी अलाउज रीडर्स टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन बिफोर द कैरेक्टर डू। ये बड़े मज़े की बात होती है, वो कहानी में पहले बता देती हैं कि सिचुएशन क्या है। अभी कैरेक्टर समझे उस घर में दाखिल नहीं हुआ तो उस घर का ये माहौल था, ये चीज़। तो ये गैप बनाती हैं बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। अपीयरेंस में क्या है कि अभी वो कैरेक्टर घर में नहीं पहुंचा, दरवाजे पे है, लेकिन रियलिटी में अंदर कुछ और हो रहा है। तो ये उस तरह के गैप बनाती हैं जिससे आप कैरेक्टर से थोड़ा आगे हो, बट एट द सेम टाइम इससे ह्यूमर भी क्रिएट हो जाता है और ये मोरल पर्पस में हेल्प देता है। इट ट्रेन्स अस टू डाउट चार्मिंग स्पीच, पोलाइट मैनर्स एंड फर्स्ट इम्प्रेशंस। सो ये तीन चीज़ें हैं, देखें, एक, दो, एंड देन द इम्प्रेशन। हम पहले ही सिचुएशन से वाकिफ़ हैं तो बाद में कोई अच्छी बात कर रहा है, बड़ा पोलाइटली बात कर रहा है, बड़े उसके जेस्चर्स अच्छे हैं, तो वो एक तरह से हमें पहले ही समझाए जा रहे हैं कि इनके पीछे कुछ और सिचुएशन है जो छुपाई जा रही है, आयरॉनिक है। कोई बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है लेकिन कुछ और पीछे इंटेंट है, राइट। सो ये उस गैप ऑफ ट्रूथ को एक्सप्लेन करती हैं और ये इनके कामों में नज़र आता है। देन इज़ द साइकोलॉजिकल ब्रिज। ये long before psychology became a discipline, Austens explore the inner life with precision. Our characters think, feel embarrassed, and revise their beliefs, while external events remain modest. The internal shifts are profound. वही बात हमने जैसे की कि बाहर के उनके कैरेक्टर्स बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अंदर जो है ना, वो अपने आप को हमेशा क्वेश्चन कर रहे होते हैं। कैरेक्टर मिसगाइड करना, चीज़ों को कैलकुलेट करना, फिर दोबारा से देखना, फिर आपकी फीलिंग कैसी है, फिर दिमाग में रिग्रेट्स आना, ये सारा कुछ इंटरनल प्रोसेस है। बाहर से आपको मॉडेस्ट नज़र आएगा सब कुछ, लेकिन असल चेंज अंदर की हो रही है कि वो गाइडेंस जो है उसको चेंज करना है, रिकैलकुलेट करना है, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना है। शी ब्रिजेस द गैप बिटवीन अर्लियर मॉरल फिक्शन एंड द मॉडर्न साइकोलॉजिकल नावल्स। तो उन्होंने बहुत पहले ही ये मतलब साइकोलॉजिकल चीज़ों पे लिखा हुआ था। सो द रियल प्लॉट इज़ इंटरनल चेंज। और ये वही कहती हैं कि अच्छा जो नावल है, अच्छा काम जो है, कंटेंट जो है, या अच्छा प्लॉट जो कहानी तख्लीक की गई है, उसके अंदर का रिज़ल्ट यही है कि इंटरनल चेंज कितनी आई उस कैरेक्टर के अंदर। वो बहुत बुरा था तो अच्छा हो गया, क्या वो एक्चुअली अच्छा हुआ या उस टाइम प्रेशर में मोमेंट के अंदर उसने ऐसा किया। तो ये रियल इंटरनल चेंज पे फोकस है इनका। ये इनकी बड़ी एक फेमस समझ लें वॉइस है, राइट, जिसको हम कहते हैं द ब्लेंडेड वॉइस। और इसको ज़्यादातर लिटरेचर में याद किया जाता है फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, राइट। नैरेटर जो कहानी लिख रहा है, ठीक है, जैसे बता रहा है कि एक कैरेक्टर था, वो आगे बाज़ार में जा रहे, आगे बहुत से लोग हैं, ठीक है। अब उसकी अपनी फीलिंग भी किसी से मिलने के वक्त तो उसको कोई मतलब शॉप पे जाती है, वहाँ पे उसकी बैड फीलिंग है या गुड फीलिंग है, किसी भी तरह की उसे एक ऑब्जर्वेशन है। वो अपनी एक दुनिया से दुनिया को, बाहर वाली दुनिया को देख रही है। यहाँ पे कैरेक्टर क्या करता है, वो ये नहीं कहता इसके अंदर से, कैरेक्टर के अंदर से जाके घुस के बताता है, बल्कि वो ये करता है कि वो थर्ड पर्सन को यूज़ करता है, ठीक है। थर्ड पर्सन कैसे यूज़ होता है कि ये नरेशन एक तरह की
कि जैसे अब इस कैरेक्टर के लिए अगर वो लिख रही थी इनफैक्ट इस सिचुएशन में, तो ये बताने की बजाय कि ये कैरेक्टर फ़लाँ इंसान को नापसंद करता है, डिसलाइक करता है, बल्कि एक तीसरी वॉइस को बताया जाता है, उसके थ्रू लिखा हुआ आपको मिलेगा कि वो इंसान मॉरली अच्छा नहीं था। अब ये यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि इस कैरेक्टर ने वहाँ पे लिखा हुआ कि मुझे तो ये इंसान बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो वो जो सब्जेक्टिविटी है ना वो ख़त्म हो जाती है और एक तरह की फ्री इन डिस्कोर्स आ जाता है, एक तरह का इनडायरेक्ट डिस्कोर्स आ जाता है जिसको थर्ड पर्सन के थ्रू यूज़ किया जाता है और ये 19th सेंचुरी में बहुत कॉमन है। तो इसको याद रखिएगा, एक तरह का न्यूट्रल ग्राउंड पे फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स डेवलप किया जाता है। अब आते हैं यहाँ पर उनके मेजर वर्क्स कौन कौन से थे। 1817 टू 11 टू 1817। पहला जो है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, दूसरा है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, तीसरा है मैंसीफील्ड पार्क, चौथा है एमा, पांचवा है नॉर्थएंगर और लास्ट है परसुएशन। ठीक है, पहले वाले में क्या उसका सेंट्रल थीम है, इमोशनल बैलेंस, राइट। दूसरे में आ जाता है जजमेंट, तीसरे में आ जाता है कॉन्शियस, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमेजिनेशन एंड फाइनल में सेकंड चांस देना ज़िंदगी में किसी को। तो ये उनके फेमस काम हैं। मूविंग ऑन टू द फाइनल पार्ट, सो इन विच मतलब हम इसको वाइंड अप करेंगे कि ऑस्टन्स फीमेल कैरेक्टर्स वैल्यू रीज़न, डिग्निटी and then consent. They refuse marriages that threaten self-respect. अब वो ऐसे कैरेक्टर बनाती है लड़कियों के जो अपनी खुददारी उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि बाकी किसी और चीज़ के लिए उनके अंदर वो लालच हो, बल्कि वो कहती हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट इंटरनल, वही सारे इंटरनल जो हम पहले भी बात करते रहे। हर लेगेसी प्रूव्स दैट ऑर्डिनरी लाइव्स कंटेन्स सीरियस मॉरल ड्रामा. She teaches us to observe carefully, judge fairly and integrity over appearance. A quiet feminist intelligence. ये इसका बहुत अच्छा सम अप कर देता है। तो ज़्यादातर जैसे खुद लड़की थी, लड़की के पर्सपेक्टिव से और मैट्रियार्च सोसाइटीज़ के अंदर इसने बताया कि किस तरह इंटरनल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके हमने इम्पॉर्टेंट काम पे भी बात की। If you have liked this video, do subscribe this channel and drop your feedback. Thank you.